सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोअर पीसीएस का दोस्तों एग्जाम लगा हुआ है। इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई सारी जो करंट अफेयर्स हो सकती है इंपॉर्टेंट, वो मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कवर करा रहा हूँ। वैसे मैं करंट अफेयर्स पूरा एक साल का आपको दे भी चुका हूँ, उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स है और जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने इसमें रखा है। वैसे मैं लिख के पढ़ाता हूँ, लेकिन ये दोस्तों क्विक है, क्विक रिवीजन है, इसलिए ये ओनली इस पर आप सिर्फ स्क्रीन पर देखते जाओ और एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों 100वीं रामसर साइट इंडिया में घोषित की गई, जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरह ताल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो दोस्तों अभी लेटेस्ट में 101वीं घोषित कर दी गई है, जिसका नाम है गिलालेख, अरुणाचल प्रदेश में जो है, और ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। लेकिन ये जून तक का मैंने कवर किया था, इसलिए इसमें 100वीं भी लिखवा दी, जो कि जयप्रकाश नारायण थी। ये जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहताल कहते हैं, ये बलिया में स्थित है, बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इस तरीके से ये दोस्तों 100वीं रामसर साइट बनी है। अगर बात करें कि इस 100वीं रामसर साइट की घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा की गई है विश्व पर्यावरण दिवस पे, जो कि 5 जून 2026 को मनाया जाता है। ठीक है साहब। और अगर दोस्तों ये बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल अब कितने हो गए हैं, तो 13 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप बन गया है जिसमें रामसर स्थल सबसे ज़्यादा, एशिया में अगर बात करें एशिया के हिसाब से, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं वो भारत में है। विश्व के हिसाब से अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत के पास अब तो दोस्तों 101 हो गए हैं। जब ये जून में 100 थे, अब 101 हो गए हैं। और विश्व में अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत जो है वो नंबर 1 पे यूनाइटेड किंगडम, नंबर 2 पे मैक्सिको के बाद भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। विश्व में जो स्थान है भारत का वो तीसरा है। शीर्ष 2 पे अगर देखें तो यूनाइटेड किंगडम 176 रामसर साइट्स के साथ पहले स्थान पर है, और मैक्सिको दूसरे पर है 144 रामसर साइट्स के साथ में। कुछ स्पेशल चीज़ें आपकी, जैसे सुरहताल ये जो जुड़ गई जयप्रकाश नारायण वाली, इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं, 13 रामसर साइट हो गए, और टोटल इंडिया में अब 101 है। ये जो सुरहताल रामसर साइट है वो गंगा नदी बेसिन से जुड़ी हुई है, यानी गंगा नदी से संबंधित ये पूरी आर्द्र भूमि है। ये दोस्तों आपने रामसर साइट वाली खबर समझी। इसी तरीके से अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख में प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया गया था। कहाँ पर किया गया है? प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख में लॉन्च किया गया है 10 अप्रैल 2026 को। कब किया है? 10 अप्रैल 2026 को प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख में। और ये लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, एलजी साहब हैं, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना साहब के द्वारा ये प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख में लॉन्च किया गया है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो ये लद्दाख की जो पूरी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, जो विषम भौगोलिक जलवायु क्षेत्र हैं, उनके वैज्ञानिक हिम संचयन और जल निकायों के निर्माण करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो लद्दाख में पानी की कमी हो जाती है, या वहाँ पे जो बर्फ़ वगैरह की जो टोपोलॉजीज़ हैं उसको अच्छा करने के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया गया। हिम माने होता है बर्फ़, और बर्फ़ तो लद्दाख में पड़ती ही है। ठीक है। और दोस्तों अगर इसके विस्तार की बात करें तो लद्दाख के 25% गाँवों को इसमें कवर किया है। कितने परसेंट गाँव को? 25% गाँव को कवर किया है। और जल निकायों की बात करें तो 50 जल निकायों का विकास होगा। 25% गाँव हैं और 50 जल निकाय को प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत कवर किया जाएगा, जो कि लद्दाख से है। और ये जो 50 जल निकाय हैं, इसमें से 30 तो आपके, देखो लद्दाख एक स्टेट हो गया, एक यूटी हो गया, उसमें 2 ज़िले हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। तो 30 जो है वो लेह ज़िले से और 20 जो है वो कारगिल ज़िले से, ये 50 टोटल जल निकाय लिए जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया प्रोजेक्ट हिम सरोवर, जो कि लद्दाख का एक प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से दोस्तों अगर बात करें, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। बहुत फेमस है ये वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार 2 फरवरी 2026 का इसका आयोजन हुआ असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में। कहाँ पर? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली में हुआ। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ये इस बार की थीम थी। ठीक है साहब। ये आपने वेटलैंड डे भी समझ लिया। इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जिसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। IQ एयर, जो जिसको कहते हैं IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स टाइप की,
ये इस बार 8वीं रिपोर्ट जारी की गई है। IQ एयर रिपोर्ट जो जारी की गई है वो 8वीं रिपोर्ट है और इसमें ये कहा गया है कि मात्र दुनिया के 14% शहर ही ऐसे हैं, कितने, दुनिया के महज 14% शहर ही ऐसे हैं जो PM 2.5 मानक पर सुरक्षित हैं। जो WHO के द्वारा PM 2.5 स्टैंडर्ड जारी किया जाता है कि साहब इतनी से ज़्यादा जो अगर प्रदूषण है तो दिक्कत हो सकती है, तो मात्र 14% ही ऐसे शहर हैं पूरी दुनिया में जो सुरक्षित हैं। और ये 2024 में जब ये रिपोर्ट आखिरी बार जारी हुई थी तो 17% था, जो अब घट के 14% हो गया। मतलब बहुत बुरी हालत होती चली जा रही है दुनिया की प्रदूषण के मामले में। 14% बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 5 देशों की बात करी जाए तो नंबर 1 पे पाकिस्तान है, सेकंड पे बांग्लादेश है, तीसरे पे ताजिकिस्तान है, चौथे पे चाड है और 5वें पे कांगो। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है, फिर बांग्लादेश, फिर तजाकिस्तान, फिर चाड और फिर कांगो। ये जो क्रोनोलॉजी है वो आपको समझनी है। वैसे मैं सब कुछ करा चुका हूँ, करंट अफेयर्स में सब हो ही चुका है। और अगर बात करें दोस्तों इंडिया की, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो अभी हम वो भी समझते हैं। नंबर 1 वाला पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की भी अभी बात होगी। इंडिया दोस्तों कौन से पे है, 6वें पे है। 5 तक आपने ये समझ लिया। 5वें पे कौन था, कांगो। पहले पे पाकिस्तान, बांग्लादेश दूसरे पे, तजाकिस्तान तीसरे पे, चाड चौथे पे, 5वें पे कांगो। और अगर इंडिया की बात करें तो भारत जो है वो 6वीं रैंक पे है। भारत की जो सांद्रता आ रही है प्रदूषण में वो आ रही है 48.9। भारत की जो सांद्रता है वो कितनी है, 48.9 है। अगर दोस्तों बात करी जाए पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के बारे में, तो शहर की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो शहर है पूरी दुनिया का वो है लोनी शहर, जो कि गाज़ियाबाद का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर गाज़ियाबाद ऑप्शन में हो, लोनी ना हो, तो ये भी मार सकते हो। और गाज़ियाबाद कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है वो है लोनी है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में, जिसकी जो पॉल्यूशन की सीमा है वो 112.5 पर पहुँच गई है। पूरे इंडिया की 48.9 है, अकेले लोनी की 112.5 है, जो WHO की जो सीमा से कितनी ज़्यादा अधिक है, 22 गुना अधिक है। यानी जो लोनी है उसका जो प्रदूषण है, तो जो WHO ने स्टैंडर्ड बनाया है उससे 22 गुना ज़्यादा प्रदूषण कहाँ पर हो रहा है, लोनी में हो रहा है। अगर बात करें दोस्तों सबसे प्रदूषित राजधानी की, तो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है भाई साहब। अपनी नई दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जो पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। यहाँ का स्तर 82.2 तक पहुँच गया। समझ लो आप कितना बुरा हाल हमारे देश में प्रदूषण के मामले में हो रहा है साहब। और हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अच्छी बात है, मनाइए, लेकिन इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। हम लोग एक ही देश के हैं साहब, ये इन सब चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रदूषित शहरों पर बात करें तो नंबर 1 पे तो आपने लोनी समझ ही लिया, ये मैंने बताया ना, सबसे प्रदूषित शहर लोनी है। लेकिन सबसे प्रदूषित शहर के क्रम देख लें तो पहले पे लोनी है, दूसरे पे आपका होटन सिटी है जो कि चाइना की पड़ती है, दूसरे पे होटन है चाइना का, तीसरे पे फिर इंडिया का है बर्नी हाट है जो कि इंडिया का मेघालय में है। ये बर्नी हाट मेघालय में है साहब, बर्नी हाट, ठीक है। चौथे पे फिर से दिल्ली है, ये भी भारत में ही है। और 5वें पे आपका फैसला हो गया साहब, फैसलाबाद पाकिस्तान का। तो इन 5 शहरों की क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। पहले पे लोनी है, दूसरे पे होटन है चाइना का, तीसरे पे बर्नी हाट फिर से इंडिया, चौथे पे दिल्ली इंडिया का, 5वें पे फैसलाबाद। अगर बात करें दोस्तों टॉप 5 में इंडिया के कितने हो जाएंगे, तो सोच लो 1, 2 और 3। टॉप 5 प्रदूषित शहरों में इंडिया के कितने शहर हो गए, 3 शहर हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से भी सवाल आएगा तो आप कर लोगे साहब, ठीक है। तो ये आपने ये भी समझ लिया। अगर बात करें दोस्तों कि पूरे विश्व के 100 सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर हैं, टॉप 100 जो प्रदूषित शहर हैं, टॉप 100 में इंडिया के 66 शहर शामिल हैं। सोचो ये हालत है हमारी प्रदूषण के मामले में। दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 66 शहर भारत के हैं। और ये तो हमने गंदगी की बात कर ली। अब थोड़ा स्वच्छता की बात करें तो मात्र और मात्र केवल 13 देश ऐसे हैं जो WHO स्टैंडर्ड को पूरे करने में शामिल हुए। ये दोस्तों देशों की संख्या पूछी जाए तो 13 है, और जहाँ ये मैंने बताया था परसेंटेज पूछी जाए तो 14% है। 14% तो WHO पे सुरक्षित है, ये परसेंटेज में मामला है। और अगर कंट्रीज़ पूछी जाए कितनी कंट्रीज़ WHO स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं, तो 13 देश ऐसे हैं जो WHO स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है,
सबसे प्रदूषित शहर तो आपने समझ लिया, सबसे प्रदूषित कौन सा था, लोहनी है, अभी बताया मैंने। लेकिन सबसे साफ शहर की बात करी जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसको कहते हैं न्यू वार्डविल। ये साउथ अफ्रीका की एक सिटी है जिसका नाम है न्यू वार्डविल। दक्षिण अफ्रीका की ये सिटी है जो पूरी दुनिया की सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल है, और यहाँ का स्तर मात्र 1 पे है। देखो कितना साफ है ना, न्यू है ना भैया, न्यू होगा तो साफ होगा। आप याद भी रख सकते हो कि नई चीज़ आती है तो साफ होती है। तो न्यू वार्डविल, वैसे तो हमारी दिल्ली भी नई थी, लेकिन अब प्रदूषण के मामले में धुआं मच गया है। नई तो दिल्ली भी थी, नया ये भी है, लेकिन ये न्यू है ना, तो न्यू वाला दक्षिण अफ्रीका का सबसे साफ शहर है। ये आपने शहर समझा तो न्यू वाला है ये, लेकिन एक होता है क्षेत्र, पूरा एरिया अगर बात करी जाए तो ओशिनिया जो क्षेत्र है वो सबसे स्वच्छ क्षेत्रों में शामिल है, ओशिनिया। ठीक है साहब। दोस्तों 143 देश ऐसे थे टोटल जो इस पूरे सर्वे में हिस्सा ले गए। 13 देश मानक पूरा कर गए। तो कितने देशों ने मानक नहीं पूरा किया, 143 में से 13 तो कर गए, तो 13 घटा दिया तो 130 बच गया। तो 130 देश ऐसे हो गए, 143 में से 130 देश ऐसे हो गए जिन्होंने WHO स्टैंडर्ड्स पर नहीं वो खरे उतरे, उन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये आपने दोस्तों पूरी रिपोर्ट भी समझ ली। इसके बाद फिर अगली जो खबर है, ये देखो दोस्तों क्विक रिवीजन हो रहा है, आप ये सब पहले से कर चुके हो। ठीक है। फिर हाल ही में दोस्तों इंडिया ने नए NDC लक्ष्यों को अपडेट किया है। अद्यतन माने होता है अपडेट करना। NDC लक्ष्य जो होते हैं नेशनल डिटरमिनाइज्ड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि हम जो अपडेट करेंगे वो 2031 से 35 के बीच की अवधि में अपडेट करेंगे। जो टारगेट्स रखे गए हैं वो 2031 से 35 के बीच की टारगेट्स के अपडेट हैं, और इनको मंजूरी मिली है दोस्तों 25 मार्च 2026 को। 25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन NDCs जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे NDC, इनको 2031 से 35 अवधि के बीच में टारगेट रख के पूरा करने की बात की है NDCs की। इसमें क्या क्या टारगेट रखा गया है, तो पहला टारगेट है उत्सर्जन तीव्रता को लेके, एमिशंस इंटेंसिटी को लेके लक्ष्य बनाया है भारत सरकार ने 2035 का, और ये बनाया है कि हमारी जो उत्सर्जन तीव्रता है उसे हम 47% तक कम कर देंगे 2035 में। कितने परसेंट, 47% तक कम करेंगे 2035 में। ये अगर जैसे बेस ईयर होता ना, आधार वर्ष कि किस साल के कंपैरिजन में 47% कम करेंगे, तो 2005 का जो स्तर चल रहा था उसके कंपैरिजन में 47% उत्सर्जन तीव्रता को हम कम कर देंगे 2035 तक। ठीक है। और दोस्तों इसी तरीके से जो आपने लक्ष्य देखा 47% तक, उसमें से 2005 के स्तर से ही है ये, तो 2005 से लेकर 2020 के बीच में भारत 36% प्रगति पहले ही कर चुका है। प्रगति पहले ही कर चुका है मतलब 47% तक तो कम करना है, जिसमें हम 36% तक कम कर चुके हैं ऑलरेडी, कमी पहले ही कर चुके हैं। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि 2035 तक कितने परसेंट कमी करने की लक्ष्य रखा गया है, तो 47% कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर बात करते हैं गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की। तो भारत ने फिर से लक्ष्य घोषित किया है 2035 तक कि हमारे पूरे देश में जितनी भी कुल स्थापित विद्युत क्षमता होगी, कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से हम 60% जो विद्युत बनाएंगे वो गैर जीवाश्म ईंधन के माध्यम से बनाएंगे। गैर जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जैसे सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं गैर जीवाश्म ईंधन। तो 2035 तक कितने परसेंट गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य, 60% गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य। और अभी अगर वर्तमान स्थिति बात करें तो हम 52.57% तक पहुंच चुके हैं। ये इतना जानना ज़रूरी है ही नहीं। अभी का लक्ष्य जो करंट अफेयर्स में ये है वो 60% है 2035 तक। फिर दोस्तों बात करें कि भारत सरकार ने एक और घोषणा की है कि हम अतिरिक्त कार्बन सिंक भी अपने देश में बनाएंगे, और इसका लक्ष्य भी 2035 रखा है। कार्बन सिंक का मतलब होता है पेड़ वगैरह लगाएंगे, ये सारी चीज़ें, ताकि कार्बन का स्टोरेज एक जगह किया जा सके। तो कुल मिला के 2035 का ये लक्ष्य है कि हम 3.5 से 4 बिलियन टन तक का जो है कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक करने के लिए इतना एक्स्ट्रा कार्बन सिंक बनाएंगे। कितना, 3.5 से लेके 4 बिलियन टन। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 3.5 बिलियन से लेके 4 बिलियन टन तक, जो कि लक्ष्य है 2035 तक।
तो 3 तरह की आपने 4 तरह की बातें हैं कि जो टारगेट अवधि है वो 2031 से 35 है। उत्सर्जन तीव्रता में जो लक्ष्य है वो 47% का है। फिर जो गैर जीवाश्म ईंधन में जो लक्ष्य है वो 60% का है। और कार्बन सिंक का जो लक्ष्य है वो 3.5 से 4 बिलियन टन का। और ये सारे लक्ष्य आपके 2035 तक के रखे गए हैं। ठीक है साहब। अब दोस्तों हाल ही में देश का पहला एलएनजी ड्यूल फ्यूल इंजन चल गया। एलएनजी के आधार पर डबल फ्यूल इंजन मतलब चला है। इसका मतलब होता है, जैसे डबल फ्यूल का मतलब होता है जैसे कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल से भी चलती हैं और सीएनजी से भी चल जाती हैं, तो ये ड्यूल फ्यूल हो गया ना। फ्यूल का मतलब क्या होता है? ईंधन, मतलब पेट्रोल से भी चल रही हैं, सीएनजी से भी चल रही हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ जो डबल 2 तरह के ईंधनों पर काम कर रही हैं, इस तरह का रेलवे में भी अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इंडियन रेलवे ने भी पहला ऐसा इंजन बनाया है जो देश का पहला एलएनजी डबल फ्यूल रेलवे का इंजन है। और ये दोस्तों किसने बनाया है? तो पश्चिमी जो रेलवे है उसने बनाया है। पश्चिमी रेलवे में जो डिपो है, तो डिपो है आपका साबरमती डिपो। साबरमती डिपो के द्वारा ऐसा पहला रेलवे इंजन बना है जो देश का पहला एलएनजी डुअल फ्यूल इंजन है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, ये कौन से डबल हैं, तो ये जो रेलगाड़ी चलेगी वो डीजल पे भी चल जाएगी और एलएनजी पे भी चल जाएगी। ठीक है, यानी जैसे कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल और सीएनजी पे चलती हैं, कार वगैरह, ऐसे ये जो ट्रेन है वो डीजल और एलएनजी पर चलेगी। एलएनजी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस हिंदी में कहते हैं तरलीकृत प्राकृतिक गैस। तो ये आपको ऐसी रेलगाड़ी देखने को मिल रही है पश्चिमी रेलवे में साबरमती डिपो के माध्यम से, जो डीजल और एलएनजी दोनों पर काम करेगी। और इसकी जो इंजन की क्षमता है वो है 14 हार्स पावर। कितनी है? 14 हार्स पावर इसकी क्षमता है। एलएनजी टैंक की जो क्षमता है दोस्तों, कि टैंक में कितनी एलएनजी आ जाएगी, तो लगभग 2200 लीटर की एलएनजी इसमें आ जाएगी। इंजन की कैपेसिटी जो है वो 14 हार्स पावर की है। और एलएनजी में जो तेल आ जाएगा एलएनजी वाला टैंक में, वो आ जाएगा 2200 लीटर। और ये एक बार अगर पूरा भर दोगे अगर आप इसमें, तो ये 222 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेगी। अगर आपने इतनी एलएनजी एक बार कंप्लीट करके टैंक में भर दी, तो कितनी किलोमीटर ट्रेन चल जाएगी? 222 किलोमीटर चल जाएगी। अगर इसका बात करें दोस्तों कि क्या लाभ और प्रभाव पड़ेगा, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि साहब डीजल में 40% की खपत की कमी हो जाएगी, 12 लाख रुपए की बचत होगी, ये सब इतना नहीं ज़रूरी। पेपर में ये वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा आती हैं कि कहाँ चली है, कैसे चली है। ये दोस्तों आपने कुछ और भी खबरें समझी, अब कुछ और खबर समझते हैं। हाल ही में COP 30 का आयोजन हुआ। जो COP होता है ना, COP 30, अलग अलग तरह के COP होते हैं। तो ये जो COP 30 बता रहा हूँ मैं, वो UNFCCC वाला बता रहा हूँ। UNFCCC का COP 30 हाल ही में भी आयोजित हुआ। ये दोस्तों नवंबर 2025 में आयोजित हुआ है COP 30, और ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित हुआ। तो COP 30 का आयोजन हाल ही में ब्राज़ील के बेलेम शहर में हुआ है। जिसके क्या क्या परिणाम निकले इसमें, मतलब इस मीटिंग्स में क्या क्या घोषणा हुई, तो सबसे बड़ी जो घोषणा हुई उसे कहते हैं बेलेम पैकेज। क्योंकि ये बेलेम में ही हुआ था, तो जो बेलेम पैकेज है वो COP 30 से संबंधित हो गया, और ये इसका बहुत बड़ा परिणाम है। और इसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको करंट अफेयर्स में करा ही चुका हूँ ऑलरेडी। ये तो आपका रिवीजन हो रहा होगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। हाल ही में जब ये बेलेम पैकेज हुआ, तो साथ में एक चीज़ की आधारशिला भी रखी गई, जिसको कहा जाता है ग्लोबल मुटेराओ एग्रीमेंट। ग्लोबल मुटेराओ एग्रीमेंट भी इसी COP 30 में ही किया गया है। ग्लोबल मुटेराओ एग्रीमेंट और बेलेम पैकेज दोनों COP 30 से संबंधित हो गए। ठीक है साहब। इसी तरीके से दोस्तों एक ही बात ये भी कही गई थी, अच्छा ये नीचे ऐसे ऐसे ये है, जैसे आपने ये समझा कि बेलेम पैकेज हो गया, ग्लोबल मुटेराओ एग्रीमेंट हो गया, इसी तरीके से ये भी कहा गया है कि जो अमेजन के जंगल हैं, अमेजन के जितने जंगल हैं, उनको अच्छे से सुधारने के लिए एक फैसिलिटी बनाई जा रही है, जिसका नाम रखा गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। क्या रखा गया है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ये भी किस में निकली है? COP 30 में निकली है। ओके। एक और दोस्तों चीज़ बनी है इसमें, जिसको कहते हैं ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन। ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन का संबंध भी किससे हो गया? COP 30 से ही हो गया। और इसका मतलब है ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन का, कि हमने जो बाकू में एडॉप्टेशन रोडमैप तैयार किया था, बाकू में समझ रहे हो, जो COP 29 हुआ था वो बाकू में हुआ था।
तो पिछली साल हमने एक फंड तैयार किया था जिसे कहते हैं बाकू एडोप्टेशन फंड, उसको हमने 3 गुना और बढ़ा दिया है। यानी पिछली हमने जो COP29 हुआ था उसमें जो हमने रोड मैप बनाया था उसको कहते थे बाकू एडोप्टेशन रोड मैप, उसको हम अब 3 गुना बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उसका नाम रखा गया है इस बार ग्लोबल गोल ऑन एडोप्टेशन। तो कितने गुना बढ़ाया है? 3 गुना बढ़ाया है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों बात करी जाए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखो COP29 कहाँ हुआ था? बाकू में हुआ था। COP30 कहाँ हुआ है? बेलेम में हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है। तो COP29 और COP30 की एक संयुक्त पहल है। ये दोनों की 29 और 30 दोनों को मिला के एक नया रोड मैप बनाया गया है जिसको कहते हैं बाकू से बेलेम रोड मैप। भाई 29 वाला हुआ बाकू में, 30 वाला हुआ बेलेम में, तो कहा जाता है इसे बाकू टू बेलेम रोड मैप टू 1.3T, मतलब ट्रिलियन। इतना पैसा हम इन क्लाइमेट्स पर खर्च करेंगे। 1.3T इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और घोषणा की गई है कि जो COP30 हुआ है उसमें 2 साल का क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। कौन सा? क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। कितने साल का है? 2 साल का क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम। ये भी दोस्तों आपने इम्पोर्टेंट चीज़ समझी। तो ये जो था ब्राज़ील के बेलेम वाला, इसमें एक तो बेलेम पैकेज बन गया, फिर ग्लोबल मुटेराओ एग्रीमेंट आ गया, फिर अमेजन के जंगलों के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी आ गई। फिर ये 3 गुना बढ़ाते हुए हमने बाकू एडोप्टेशन रोड मैप को हमने 3 गुना बढ़ा के ग्लोबल गोल ऑन एडोप्टेशन नाम दे दिया, ग्लोबल गोल ऑन एडोप्टेशन। फिर उसके बाद हमने ये COP29 और COP30 की एक जॉइंट एग्रीमेंट समझी जिसका नाम दिया बाकू टू बेलेम रोड मैप टू 1.3 ट्रिलियन। फिर COP30 में 2 साल के लिए हमने क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम भी शुरू करा दिया, क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम। इसी तरीके से दोस्तों एक और घोषणा की गई है जिसे कहते हैं बेलेम 4X प्लेज। प्लेज माने होता है शपथ लेना, तो शपथ ली गई है ताकि टिकाऊ ईंधन को बढ़ावा दिया जा सके और शपथ का नाम रखा गया है बेलेम 4X। तो ये दोस्तों 14 अक्टूबर 2025 को, कब? 14 अक्टूबर 2025 को। अब इसको क्या कहा जाएगा? अब आप थोड़ा सा बैक में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये बेलेम में COP30 हुआ वो हुआ आपका नवंबर में, तो ये फिर अक्टूबर में हो रहा है। ये आप देख रहे हो बेलेम 4X ही अक्टूबर में है। इसका मतलब है ये प्री COP30 हो गया। COP30 से पहले एक बैठक और हुई थी जिसमें बेलेम 4X प्लेज निकल के आई है। तो ये जो बेलेम 4X प्लेज है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ताकि टिकाऊ ईंधन को बढ़ावा दिया जा सके? तो पहली बात तो इसमें भारत शामिल है, भारत इसमें शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है, इटली शामिल है और जापान शामिल है। ये बड़े बड़े 4 देश तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बाकी छुटके पुटके और हैं वो आपको जानने नहीं है। इन चारों में से अगर पूछा जाए कौन कौन शामिल है तो ब्राज़ील शामिल है, इंडिया शामिल है, इटली शामिल है और जापान शामिल है। टिकाऊ ईंधन बनाने के लिए बेलेम 4X प्लेज जो है वो लॉन्च की गई है। बेलेम 4X प्लेज, याद रखना ये COP30 बैठक में लिया हुआ परिणाम नहीं है, ये प्री COP30 है। COP30 से पहले ही हमने ये बेलेम 4X प्लेज की घोषणा कर दी थी। ठीक है साहब। एक और चीज़ है दोस्तों, और भी देखो एक और आपको चीज़ें समझनी है। जैसे इसी प्रोग्राम में, इसी COP30 में और भी चीज़ें हो रही हैं जिसको कहा जाता है SLCP। ये क्या चीज़ है? जो मीथेन होती है और जो ब्लैक कार्बन होती है इनको कंट्रोल करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसको कहते हैं एक्सेलरेटर, SLCP एक्सेलरेटर। तो SLCP एक्सेलरेटर भी आपका COP30 में ही डिज़ाइन किया गया था। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम बनाया है जिसको कहते हैं ओशियन टास्क फोर्स। ओशियन माने होता है समुद्र, तो समुद्रों पर जो निगरानी रखने के लिए ब्राज़ील और फ्रांस ने, किसने? ब्राज़ील और फ्रांस ने कौन सा फोर्स बनाया है? ओशियन टास्क फोर्स बनाया है। ये आपका ब्राज़ील और फ्रांस के नेतृत्व में बना है ओशियन टास्क फोर्स। फिर एक और चीज़ है दोस्तों बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान। अब देखो ये इतने सारे घोषणाएं मैं तो कर नहीं रहा, ये तो सब COP30 में हुई हैं, तो भाई हमारा दायित्व तो कि हम बता दें, और आप भी 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ साहब था कुछ ऐसा, नहीं तो भूल जाओगे। तो बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान जो बना है दोस्तों वो भी आपका कब बना है? COP30 में ही बना है। तो ये COP30 से जुड़े हुए बड़े बड़े डिसीजंस थे जो मैंने आपको बताए। 1-2 चीज़ें फिर भी रह गई हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे एक नाम दिया गया है जस्ट ट्रांजिशन।
तो जस्ट ट्रांजिशन जो बनाया है वो भी COP30 में ही बनाया है। और COP30 में क्यों बनाया है? ताकि सोशल जस्टिस मिलता रहे लोगों को, क्लाइमेट की दुनिया में भी सोशल जस्टिस मिले। इसके लिए ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन। ठीक है साहब, ये आपने दोस्तों सारी जो डिक्लेरेशन समझी वो COP30 से रिलेटेड है। COP31 की अगर बात की जाए तो ये कहाँ होगा? COP31 जो अपकमिंग होगा, आने वाला जो COP30 है वो टर्की देश में होगा, टर्की में। और टर्की के जो शहर है उस शहर में का नाम है अंताल्या। COP31 का आयोजन टर्की के अंताल्या में होगा। ये आपने दोस्तों COP30 से जुड़ी हुई सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक बार देख ली, समझ ली, एक बार दिमाग में रहेगा, पढ़ तो आप चुके ही हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। अगली जो न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप। जो IUCN आप देश जानते होगा, IUCN ना रेड लिस्ट जारी करता है कि कौन सा जानवर संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, कौन सा ये। तो उसी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है जिसको कहते हैं नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप। ये नेशनल जो रेड लिस्ट रोड मैप है ये किसने जारी किया? तो जाहिर सी बात है IUCN से रिलेटेड होता है ना ये। तो ये IUCN का ही एक प्रोग्राम है, IUCN का। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन हुआ है अबू धाबी में। जो अबू धाबी पड़ता है UAE में है अबू धाबी। तो अगर ऐसे आ जाए कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका दोस्तों हुआ है UAE में, UAE के अबू धाबी में, अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में ये आपका आयोजन होता है और उसी में नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कर दिया जाता है। ठीक है साहब, अगर दोस्तों इस नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप की बात करें तो ये जो विज़न देता है वो 2025 से लेकर 2030 तक के टाइम पीरियड का देता है। इसने जो अपने टारगेट सेट किए हैं वो अभी 2025 से 2030 के टाइम पीरियड के हिसाब से सेट किए हैं। इंडिया का इसमें रोल कैसे रहा? तो जब ये UAE में हो रहा था तो इंडिया की तरफ से जो भाग लेने गए थे वो गए थे पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। एक होता है सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर इसमें भाग लेने नहीं गए, राज्य मंत्री भाग लेने गए हैं जिनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह। तो कीर्तिवर्धन सिंह ने इस पूरे नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रोग्राम यानी IUCN के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और अगर इंडिया की तरफ से नोडल एजेंसीज पूछी जाएँ तो 2 नोडल एजेंसीज हैं जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और एक है आपका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2 ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने इस पूरे IUCN के प्रोग्राम में इंडिया की तरफ से नोडल एजेंसीज की भूमिका निभाई और पार्टिसिपेट किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने, जो कि पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। इसका आयोजन UAE के अबू धाबी में हुआ। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब आप ये देखो दोस्तों कि जैसा मैंने बताया कि 2025 से 30 तक के टाइम पीरियड में ये IUCN का विज़न है। तो इंडिया ने ये कहा है कि जो ये रोड मैप जारी होगा, जो ये रोड मैप जारी होगा, इस रोड मैप से हम लगभग 11,000 प्रजातियों के डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे और उनका जोखिम आकलन पता कर लेंगे कि कौन सी प्रजाति किस तरह के जोखिम से गुजर रही है और उसको इंडेंजर्ड में शामिल करना चाहिए या वल्नरेबल में शामिल करना चाहिए या विलुप्त में शामिल करना चाहिए, किस कैटेगरी में कौन सी प्रजाति आएगी। तो ऐसे 11,000 प्रजातियों को इसमें कैटेगरी वाइज उसके रिस्क जो है वो इवेल्युएट कर सकेंगे। इन 11,000 प्रजातियों के बारे में बात करें तो इसमें से 7,000 तो वनस्पतियां हैं। 11,000 में से 7,000 वनस्पति हैं और 4,000 जंतु हैं। वनस्पति का मतलब होता है पौधे, पेड़ पौधे, और जंतु मतलब जानवर वगैरह। तो 11,000 को भी अगर सब कैटेगरी वाइज करा जाए तो 7,000 वनस्पति और 4,000 जंतु की कैटेगरी के आधार पर इंडिया की बात हो रही है। ठीक है साहब, ओके। इंडिया दोस्तों कैडर निर्माण की बात करें तो ऐसे काम करने के लिए हमें कम से कम 300 असेसर्स का यानी 300 स्टाफ लगेगा जो आकलन करता होंगे। वो कितने होंगे? 300 होंगे, यानी 300 इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी ये सारा काम करने के लिए। और नेशनल लेवल के 5 प्रशिक्षक यानी 5 हमें मुख्य ट्रेनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि असेसर्स यानी आकलनकर्ता कितने चाहिए? 300 चाहिए, और प्रशिक्षक कितने चाहिए? तो 5 चाहिए। ठीक है, और ये सब करने के बाद इंडिया जब पूरा डेटा एनालाइज कर लेगा
तो 30 तरह की नेशनल डेटा बुक्स प्रकाशित करेगा। कितने? 30 नेशनल रेड डेटा बुक्स इंडिया प्रकाशित कर सकेगा। तो ये आपने विजन 2025-30 भी समझ लिया, जिसमें 11,000 प्रजातियां शामिल हैं, 7,000 वनस्पति की, 4,000 जंतु की, 300 आकलनकर्ता शामिल हैं, 5 राष्ट्रीय प्रशिक्षक शामिल हैं और 30 राष्ट्रीय रेड डेटा बुक्स इसमें प्रकाशित की जाएंगी। ठीक है साहब। अब दोस्तों आगे बात करें तो इंडिया के अगर बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स बता दूं, जो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ऐसी है कि पूरी दुनिया में 17 मेगा डाइवर्स देश हैं। पूरी दुनिया में मात्र 17 ही ऐसे देश हैं जो मेगा डाइवर्स देशों में शामिल है और भारत उस 17 देशों में शामिल होता है, क्योंकि भारत के पास 4 तरह के हॉट स्पॉट हैं। जो एक यूनिक चीज़ इंडिया की है कि भारत के पास 4 तरह के वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, जैसे हिमालय पर्वत इंडिया में है, पश्चिमी घाट इंडिया में है, इंडो बर्मा के हॉट स्पॉट्स इंडिया में है, सुंडालैंड के भी हॉट स्पॉट्स इंडिया में है। पूरी दुनिया का भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया का जो 2.4% ही हमारे इंडिया के पास है क्षेत्रफल का, और इतना कम होने के बावजूद भी पूरी दुनिया की 8% जो वनस्पतियां हैं वो हमारे यहाँ कंजर्वेट है। बहुत अच्छी बात है कि भले ही 2.4% हमारे पास पूरी दुनिया का एरिया है, लेकिन हम 8% वनस्पतियों को संजो के रखे हैं। और जंतुओं की बात करें तो पूरी दुनिया के 7.5% जंतु भी हमारे ही भारत में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब दोस्तों अगली जो करंट अफेयर्स है वो है बायोफैच। फैच ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, फैच कह लो, फैक कह लो। बायोफैक 2026 का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों अभी हाल ही में आयोजन हुआ जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है जिसे कहते हैं न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग में बायोफैक सम्मेलन आयोजित हुआ। और ये बायोफैक क्या है? बायो माने क्या होता है? बायो माने होता है जैविक। जो जैव होते हैं और जो कहते हैं ना ऑर्गेनिज्म, तो ये जैविक उत्पादों का एक मेला टाइप का है। एक बहुत बड़ा इवेंट है जो जैविक उत्पादों से संबंधित है, जो जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित होता है। फरवरी में ये आयोजित हुआ था। इंडिया इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत को इस मेले में विशेष दर्जा मिला है। जो बायोफैक इवेंट हुआ, इस बायोफैक इवेंट में इंडिया को विशेष दर्जा मिला और वो दर्जा है आपका कंट्री ऑफ द ईयर का। तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया है इसमें। और इंडिया की तरफ से जो विशेष राज्य भागीदारी है वो मेघालय ने निभाई। जो मेघालय के जो जैविक उत्पाद हैं वो इस पूरे जर्मनी में जो ये न्यूरेमबर्ग में आयोजित हुआ बायोफैक है, इसमें मेघालय के जो जैविक उत्पाद थे उन्होंने धूम मचा दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेघालय, और इंडिया इसमें कंट्री ऑफ द ईयर के सम्मान के साथ सम्मानित हुआ। अब कुछ छोटी मोटी खबरें और हैं, वो भी देखते हैं जल्दी फटाफट। इंडिया का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। डुगोंग का मतलब होता है दोस्तों समुद्री गाय। डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को। और ये जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व बना है वो आपका पाक की खाड़ी में बना है। कहाँ पे बना है? पाक की जो खाड़ी है, कहते हैं ना पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी में बना है। पाक की खाड़ी में जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, तमिलनाडु के आसपास है ये भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। तो हाल ही में IUCN ने ये घोषणा की है कि पाक की खाड़ी जो पाक बे है वो भारत का पहला डुगोंग रिजर्व बनेगा। इसको मान्यता मिल गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। भारत ने तो पहले से ही दे दी थी ये मान्यता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे IUCN ने अभी इसको मान्यता दे दी। पाक की खाड़ी भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बन गया। ठीक है साहब। और इंडिया की तरफ से ये एप्लीकेशन किसने दी थी? भाई कोई प्रस्ताव देगा ना, एप्लीकेशन कोई देगा तभी तो इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता मिलेगी। आप स्कूल में एप्लीकेशन देते हो तभी तो छुट्टी मिलती है। तो एप्लीकेशन जो दी है दोस्तों वो दी थी ओमकार फाउंडेशन ने, है ना, ये आपको पता भी नहीं होगा। ओमकार फाउंडेशन ने प्रस्ताव दिया था, IUCN ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है साहब। तमिलनाडु ने तो दोस्तों इसको, क्योंकि ये पूरा डुगोंग संरक्षण जो रिजर्व है ये पूरा तमिलनाडु में पड़ता है, पाक की खाड़ी तमिलनाडु में ही है, तो तमिलनाडु ने तो 21 सितंबर 2022 को ही ये मान्यता दे दी थी। 2022 में तो तमिलनाडु ने दे ही दी थी, अब जाके ये IUCN ने भी दे दी है। और तमिलनाडु ने जब मान्यता दी थी तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत धारा 36A1 के तहत ये मान्यता दी थी। धारा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है फालतू में, बस ये है कि ये किस एक्ट के तहत मान्यता दी जाती है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दी जाती है।
तमिलनाडु ने 2022 में ही दे दी थी। ओमकार फाउंडेशन की एप्लीकेशन पे IUCN ने भी भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो कि पाक की खाड़ी में उसे मान्यता दे दी। ठीक है साहब, ओके। बाकी तो ये कहाँ पर है, तो वही तमिलनाडु में है, ये सब नहीं आपको जानना है इतना। डुगोंग के बारे में दोस्तों बताएं तो डुगोंग का मतलब होता है समुद्री गाय, और समुद्री गाय जो आपको मन्नार की खाड़ी में देखने को मिलेगी, पाक की खाड़ी में देखने को मिलेगी, कच्छ की खाड़ी में भी देखने को मिलेगी, और अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेगी। तो खाड़ी तो 3 हो गई, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और अंडमान निकोबार में आपको ये क्या देखने को मिलेगी, डुगोंग यानी समुद्री गाय। अगर इसके रेड लिस्ट दर्जे की बात करें तो IUCN की जो रेड लिस्ट जारी होती है उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। कौन? डुगोंग यानी कि समुद्री गाय वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है। और बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, तो इस अधिनियम के माध्यम से ये अनुसूची 1 में शामिल है। क्लियर है? दोनों चीज़ें समझा दी मैंने कि IUCN की रेड लिस्ट में तो ये वल्नरेबल है, असुरक्षित है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये शेड्यूल 1 में शामिल है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से दोस्तों बात करें कि इंडिया जो है, इंडिया अपने जो जितने भी जीव हैं जैसे समुद्री गाय है, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए एक कन्वेंशन होता है जिसको कहते हैं CMS। CMS का मतलब है प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन। इंडिया जो है इस CMS कन्वेंशन के तहत डुगोंग संरक्षण के लिए समझौता किया बैठा है, और ये समझौता दोस्तों 2008 में हुआ था। ठीक है, तो यानी अगर ये बात की जाए तो डुगोंग संरक्षण के लिए CMS पर समझौता भारत ने कब किया था? 2008 में किया था। ये दोस्तों आपने समझ लिया आपका पूरा डुगोंग वाला जो कि पाक की खाड़ी में है। फिर अगली दोस्तों न्यूज़ है, थोड़ी सी न्यूज़ और रह गई है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यूनेस्को के द्वारा हाल ही में मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हो गया। यूनेस्को का एक कार्यक्रम चलता है ना, आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, MAB, मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व। ये यूनेस्को का एक कार्यक्रम है। मैप प्रोग्राम में अभी तक इंडिया के 12 साइट शामिल थी, 12 चीज़ें इंडिया के 12 जो रिजर्व्स थे वो शामिल थे। अब हाल ही में 13वां शामिल हो गया जिसका नाम है कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यूनेस्को के ये उसमें शामिल हुआ है नेटवर्क में। WNBR का मतलब है वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व। इसको मत देखो आप, ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही सुन लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये आपका जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में भी लाहौल स्पीति जो ज़िले हैं, जो घूमने लोग जाते हो आप लोग, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ये अभी हाल ही में यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व यानी MAB, हिंदी में इसे कहते हैं मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम, इंग्लिश में कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल हो गया है। और इसका जो शामिल होना हुआ वो इस मैब कार्यक्रम की जो बैठक होती है MAB प्रोग्राम्स की, वो 37वीं बैठक थी। उस 37वीं बैठक में ये डिसीज़न लिया गया। ये जो 37वीं बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? तो वो चाइना में हुई है। चाइना के होंगझोंग जो इलाका है वहाँ पर हुई है। चाइना के होंगझोंग इलाका में, वहाँ पे आपने ये पूरी तरीके से समझ ली। ठीक है, 37वां सत्र चल रहा था, वहाँ पे चाइना के होंगझोंग में ये बैठक हो गई और हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व जो कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है उसमें शामिल कर लिया गया। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि पहले दोस्तों 12 जो साइट थी भारत की वो इसमें शामिल थी। अब कुल कितनी हो गई, इसको मिला के 13 हो चुकी हैं। ठीक साहब, इंडिया के पास दोस्तों टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। जो टोटल इंडिया के पास है, मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ, इंडिया के पास जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने हैं? 18। और इन 18 में से यूनेस्को में कितने शामिल हैं? इन्हीं 18 में से यूनेस्को में पहले शामिल थे 12, एक ये बढ़ गया तो अब हो गए 13। क्लियर हो गया सारा कन्फ्यूज़न? अकेले भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन 18 के 18 अभी यूनेस्को में शामिल नहीं है। यूनेस्को में पहले 12 शामिल थे, अब ये एक कोल्ड डिजर्ट भी शामिल हो गया। अब कुल मिला के 13 ऐसे साइट्स हो गई जो यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में अब इंडिया की तरफ से शामिल हो चुकी हैं। ठीक साहब, अब बात करते हैं दोस्तों अगली चीज़ की। अगला जो न्यूज़ है वो है कार्लसबर्ग रिज। ये क्या है कार्लसबर्ग रिज? जो कार्लसबर्ग रिज है
एक जगह है, ये एक जगह पड़ती है कार्लसबर्ग रिज, अभी मैं सब बताऊंगा। वहाँ पे इंडिया को पॉलीमेटलिक सल्फाइड की खोज करने के लिए अनुमति मिल गई। पहले ये अनुमति नहीं थी, तो इंडिया जो है वो कार्लसबर्ग रिज वाला जो इलाका है उसमें रिसर्च नहीं कर सकता था। अब जो है इंडिया को रिसर्च करने की परमिशन मिल गई है। और क्या रिसर्च किया जाएगा अब, तो पॉलीमेटलिक PMS पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स की रिसर्च करने की अनुमति जो है वो इंडिया को मिल गई है। इंडिया के लिए विशेष अधिकार है कि अब इंडिया कार्लसबर्ग रिज में भी PMS की रिसर्च कर सकता है। ठीक है साहब। तो इंडिया जो है, जो आपने कार्लसबर्ग रिज समझ रहे हो, ये हिंद महासागर में पड़ने वाला एक इलाका है। हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में अब इंडिया PMS की खोज कर सकता है। PMS मतलब पॉलीमेटलिक सल्फाइड की रिसर्च कर सकता है। ये अनुमति दोस्तों अभी हाल ही में हमें 15 सालों के लिए मिली है। 15 सालों के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं और कार्लसबर्ग रिज के 10,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में कर सकते हैं। ठीक है, कार्लसबर्ग रिज तो बहुत बड़ा हो गया, उसके 10,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पे हमें विशेष अन्वेषण अधिकार मिल गए हैं, रिसर्च करने के अधिकार मिल गए हैं। PMS की हम खोज कर सकते हैं। PMS मतलब पॉलीमेटलिक सल्फाइड्स की खोज कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इससे क्या होगा, तो जैसे समुद्र जो होता है, समुद्र यानी हिंद महासागर है, हम इसमें खोज करेंगे तो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी। जो डीप ओशन मिशन है इंडिया का, उससे अपनी प्रगति मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। बस इसमें यही जानना था कि कार्लसबर्ग रिज कहाँ है, तो हिंद महासागर। 15 सालों के लिए 10,000 वर्ग किलोमीटर की रिसर्च करने की अनुमति मिल गई है। अगला दोस्तों जो न्यूज़ है वो है, भारत में नए 5 ब्लू फ्लैग समुद्र तट घोषित किए गए हैं। अक्टूबर 2025 में ये की करंट अफेयर्स है। ये 5 नए जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अभी इंडिया को मिले हैं। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ी बात है ये महाराष्ट्र के हैं। जो 5 नए समुद्री तट यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो महाराष्ट्र के हैं, पाँचों के पाँच। और अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग होते हैं ये, इंटरनेशनल पर मतलब ब्लू फ्लैग का मतलब होता है कि बहुत अच्छे बीचेज़ हैं, समुद्र तट मतलब बीच जो होते हैं, समुद्री किनारे हैं ना, गोवा वाले बीच पे, रानी आंखें बीच के। तो महाराष्ट्र के 5 नए समुद्री तटों को इसमें शामिल किया गया है। सारे के सारे महाराष्ट्र से हैं। जैसे नाम बता दे रहा हूँ, तो एक नागांव है, एक श्रीवर्धन है, एक परानाका है, एक लाडघर है और एक गुहाडर है। हालांकि ये नाम मतलब एक बार जहन में रहना चाहिए, नागांव, श्रीवर्धन, परानाका, लाडघर और गुहागार। नागांव, श्रीवर्धन, परानाका, लाडघर और गुहागार, मतलब एलिमेंट ऐसे आ सकता है ना, इनमें कौन से शामिल है कौन से नहीं शामिल हैं। तो नए 5 जो है शामिल हो चुके हैं। और इन 5 को शामिल करने के बाद इंडिया में वर्तमान में भारत में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या की बात करें तो अब ये बढ़कर 18 हो गई है। पहले 13 थे, 5 नए बढ़ गए, तो अब ये 18 समुद्री तट जो इंटरनेशनल के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले हैं। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वालों की बात करें तो अब भारत में 18 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट समुद्री तट हो चुके हैं। ठीक है साहब, आगे देखते हैं दोस्तों अगली न्यूज़। जो अगली खबर है दोस्तों वो ये है कि हाल ही में रामसर कन्वेंशन हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉप का मतलब ये नहीं है कि वो हर एक कॉप UNFCCC वाला होगा। UNFCCC का जो कॉप था वो कॉप 30 अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, लेकिन ये रामसर कन्वेंशन वाला जो कॉप है वो 15वां कॉप है। ठीक है, अलग अलग मीटिंग्स के अलग अलग कॉप होते हैं, ये दिमाग में रखना ये वाली बात। तो जो रामसर कन्वेंशन वाला जो कॉप है वो कॉप 15 हाल ही में हुआ। और ये हुआ दोस्तों जिम्बाब्वे में हुआ है। विक्टोरिया वाटरफॉल है वहाँ पे, वहीं पे जिम्बाब्वे में हुआ है। और ये प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, मतलब हर साल नहीं होता, हर 3 साल में रामसर कन्वेंशन का कॉप होता है। इस साल का जो कॉप हुआ है वो जिम्बाब्वे में हुआ है। अगर इसकी थीम की बात करें तो ये इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर की थीम के साथ कॉप 15 हो गया आपका विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। और इसमें एक घोषणा, देखो आप समझ ही रहे हो कि जब भी कॉप होता है तो कई सारी घोषणाएं होती हैं। तो इसमें जो घोषणा हुई है वो हुई है विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन। ये अच्छी बात है कि ये विक्टोरिया फॉल्स में ही हुआ, तो विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन आसान भी होगा याद करने के लिए। और इसी पूरे कन्वेंशंस में भारत की पहली वेटलैंड सिटीज़ घोषित की गई हैं, जो कि पहले से घोषित थी, अब मान्यता मिल गई है। इंदौर और उदयपुर 2 ऐसी सिटी हैं इंडिया की जिन्हें भारत में पहली बार वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है।
इंदौर को और उदयपुर को। किसका दर्जा है? वेटलैंड सिटी का दर्जा। इसी कन्वेंशन में दोस्तों इंडिया ने एक प्रस्ताव भी रखा है, भारत का प्रस्ताव है, जिसको कहते हैं प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स फॉर द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। ये इंडिया की तरफ से रखा है, मोदी जी ने रखा है। जो मिशन लाइफ प्रोग्राम इंडिया ने चलाया था उसके तहत भारत ने प्रस्ताव रखा है जिसका नाम है प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स फॉर द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। मिशन लाइफ के अनुरूप है ये पूरा। और रामसर कन्वेंशन में जो आप देख रहे हो, रामसर कन्वेंशन, इसमें पहले 172 देश शामिल थे। जब ये पूरी मीटिंग हुई तब इसमें 172 देश शामिल थे और इंडिया के इस पूरे प्रस्ताव को सभी 172 देशों ने स्वीकृति दे दी है। यानी भारत का किसी भी देश ने विरोध नहीं किया और 172 के 172 देशों ने इसको अप्रूव कर दिया। हालांकि इस मीटिंग के बाद जो सदस्य देश हैं वो बढ़ गए। पहले 172 थे, अब इसमें यूएई और बढ़ गया है। हाल ही में यूएई ने भी रामसर कन्वेंशन में शामिल होने की घोषणा की, तो अब जो इसके देश हो गए हैं वो दोस्तों 173 हो गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है ये कि सऊदी अरब जो है वो इसमें शामिल हो गया है और अब इसकी संख्या रामसर कन्वेंशन शामिल में देशों की संख्या कितनी हो गई है? 173 हो गई है। ये आपने दोस्तों रामसर कन्वेंशन का COP 15 समझा, जो कि जिम्बाब्वे में हुआ है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर के साथ, जिसमें विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन की घोषणा हुई। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल गया। इंडिया ने प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स फॉर द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स की इसको प्रस्ताव रखा, जिसे सभी 172 देशों ने अनुमति दे दी और अब इसमें यूएई शामिल हो गया, तो 173 इसमें देश हो गए हैं। COP 16 का जो आयोजन होगा दोस्तों वो 3 साल बाद होता है, तो ये 2025 में आयोजित हुआ है। अब 2025 में जब 3 साल बाद 2028 आ जाएगी, तो जो COP 16 होगा 2028 वाला, वो आपका पनामा में होगा। पनामा सिटी है ना, पनामा, तो वहाँ पनामा में होगा। ठीक है साहब। अब दोस्तों अगली न्यूज़ ये है कि हाल ही में ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट भी जारी हुई है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट जारी हुई है और ये STRP ने तैयार की है। ये इतना ज़रूरी नहीं है जानना, बस ये जानना ज़रूरी है इसकी थीम क्या है। तो थीम इसकी है आर्द्र भूमियों का मूल्यांकन, संरक्षण, पुनर्स्थापना और वित्तीयन। इंग्लिश में करें तो वैल्यूइंग, कंजर्विंग, रिस्टोरिंग एंड फाइनेंसिंग वेटलैंड्स। STRP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। STRP ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है साहब, ओके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको जानना। जैसे ये डेटा जो लिखा है वो इतना पेपर में भी नहीं आता, हल्का सा जहन में रहे कि 1970 से लेके अभी तक 411.5 मिलियन हेक्टेयर्स आर्द्र भूमियों का नुकसान हो चुका है। 22% से ज़्यादा नुकसान है। आर्द्र भूमियों के वार्षिक स्तर पर नुकसान जो हो रहा है वो 0.52% हर साल नुकसान हो रहा है। 177 मिलियन हेक्टेयर जो है वेटलैंड्स हैं, उनको नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा है। मतलब ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? तो STRP ने जारी की है, जिसकी थीम क्या है? आर्द्र भूमियों का मूल्यांकन, संरक्षण और वित्तीयन, वैल्यूइंग, कंजर्विंग, रिस्टोरिंग एंड फाइनेंसिंग वेटलैंड्स। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक ये भी है, भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगा? तो बांस के आधार पर एथेनॉल जो संयंत्र लगा वो लगा दोस्तों आपका असम में। असम में एक ज़िला पड़ता है गोलाघाट, वहाँ पे एक रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। वहाँ पे इंडिया का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र लगा है। नरेंद्र मोदी ने ये बांस कर दिया है साहब। वैसे तो गडकरी जी बांस करे हैं, लेकिन यहाँ पे उद्घाटन करने मोदी जी स्वयं गए थे। और ये जो पूरा का पूरा असम में ये जो बांस वाला संयंत्र लग रहा है वो मॉडर्न यानी आधुनिक पॉलीप्रोपिलीन संयंत्र के आधार पर लग रहा है। ये पूरा जो प्लांट लगा है वो पॉलीप्रोपिलीन के बेस्ड पे लगा है, बांस से जुड़ा हुआ है, लेकिन पॉलीप्रोपिलीन की यहाँ पे बहुत तगड़ी भूमिका निभाई गई है। ठीक है, ओके दोस्तों। बाकी एक चीज़ और है कि इसमें फिनलैंड की एक कंपनी है फोर्टम, फिनलैंड की कंपनी है फोर्टम, उसका भी कुछ सहयोग है। तो वैसे कौन कौन सी कंपनी लगी हैं? तो जैसे असम की बायो एथेनॉल प्राइवेट कंपनी ने काम कर रही है, इंडिया की NRL कंपनी काम कर रही है। तो वो सब इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन विदेश की कौन सी कंपनी है ये ज़रूरी है। तो फिनलैंड की फोर्टम कंपनी का पूरा सहयोग है। भारत के पहले बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र जो कि असम में लग रहा है, उसमें फिनलैंड की फोर्टम कंपनी का बहुत तगड़ा रोल है। इस तरीके से दोस्तों
अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो मैंने वैसे तो इन्वायरमेंट की पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको करा दी है। आप मतलब ये नहीं, मैं जो पिछले एक से मैं लगातार हर महीने जो आपको करंट अफेयर्स देता हूँ, उसमें पूरी करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट की, साइंस टेक की, नेशनल, जो पूरा एकदम मिश्रित होता है वो तो। बस इसमें मैंने वो इम्पोर्टेंट चीज़ें न्यूज़ ले ली जो 50 मिनट में आपने करी। इससे क्या होता है, एक क्विक रिवीजन हो गया आपका। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता दो कि हाल ही में जो योगा दिवस मनाया गया था 21 जून को, उसका आयोजन कहाँ हुआ। योगा दिवस 2026 का आयोजन स्थल इस बार कहाँ रखा गया, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ये छोटी छोटी क्विक रिवीजन से आपको थोड़ा सा चलते फिरते देख लोगे तो काम आएगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।